नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। आज है टेस्ट सीरीज नंबर 10 साइंस का, है ना। 25 प्रश्नों का सीरीज मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। यह 10वां टेस्ट सीरीज है। इससे पहले 9 मिल चुका है, नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और इतिहास के भी, प्राचीन इतिहास में आपको मैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना, ये सब करा चुका हूँ। 2-3 टॉपिक और बचा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो भी मैं करा दूंगा। फिर उसके बाद आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत दोनों करा के हिस्ट्री से आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न जो है ना, बहुत शानदार शानदार हैं। आप ऐसे प्रश्न देखे होंगे एग्जाम में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। जी हाँ, ये किसकी किस्म है भैया? पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। किसकी किस्म है? कौन सी फसल की ये किस्म है ना? यह धान की है। पूसा सुगंधा 5 धान की है। एक फसल के उससे पूछता है तो ध्यान रखना। चलिए दूसरा सवाल। परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, उसके मामले में देखना, इसको ऑप्शन पढ़ना, फिर इसका आंसर करना है। निषेचन परख नली के अंदर होता है, ठीक। शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। अनिषेचित अंड का परख नली के अंदर परिवर्धन होता है। तो देखिए होता क्या है ना, कि पुरुष का जो स्पर्म होता है और महिला का जो अंडाणु होता है, दोनों को निकाल करके और शरीर के बाहर उसका ही निषेचन कराया जाता है। जब भ्रूण तैयार हो जाता है, एम्ब्रियो जब तैयार हो जाता है, तो वो फिर महिला के शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो ये होता है निषेचन, जो होता है वो माता के शरीर के बाहर होता है ना। तो परख नली शिशु में यही होता है कि निषेचन शरीर के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। जब भ्रूण तैयार हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तब माता के शरीर में उसको प्रवेश किया जाता है। तो ये भी ध्यान देना है। चलिए, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो भैया जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है ना। तो दोनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी, तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से भी ये होता है, तो ध्यान देना है। चलिए हम चलते हैं चौथा सवाल, जो पूछता है परीक्षा में। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी 3 बीमारी है, डिप्थीरिया, है ना, काली खांसी और टिटनेस। तीनों याद रखना है। डीपीटी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, इन तीनों बीमारियों के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। डीपीटी पूछता है प्रश्न। अब अगला प्रश्न है प्लेग। प्लेग एक बीमारी है जो फैलता है। कैसे फैलता है भैया? तो प्लेग जीवाणु से फैलता है। कैसे फैलता है? जीवाणु से, यानी कि ऑप्शन संख्या ए बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया, अंग्रेजी में अगर कहें तो बैक्टीरिया से फैलता है, तो ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या हम आते हैं 6 पर। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? अभी आपने देखा कि कोरोना 2019-20 में पूरे विश्व में फैला था, तो कोरोना को पेंडेमिक घोषित किया गया था, है ना, विश्वव्यापी, मतलब विश्व में फैल गया। तो क्या कहते हैं उसको? जो विश्व के बृहत भाग में, अधिकांश भागों में फैले, तो वह पेंडेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? पेंडेमिक, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है, पूछता है प्रश्न। चलिए सवाल संख्या 7। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होगी? अच्छा, कह रहा है कि इसमें प्रति यूनिट कैलोरी सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो सर्वाधिक जो कैलोरी होगा इनमें, वह हो जाएगा आपका वसा में, ठीक ना। वसा में होगा, प्रोटीन में बाद में होगा, कार्बोहाइड्रेट में बाद में होगा, सर्वाधिक वसा में होगा। 9.4 होता है ना। तो ये ध्यान देना है वसा का, याद कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं सवाल संख्या 8 के ऊपर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है भैया? तो वह एल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाता है ना। एल्कीन, एल्केन नहीं, एल्केन नहीं, एल्कीन कहलाता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एल्कीन, ध्यान देना है, एल्कीन कहलाएगा। राइट आंसर बी। चलिए यूरिया NH2CONH2, है ना। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व NH2CONH2, देखिए ये हो जाएगा CHNO,
ये हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, है ना। NH2CONH2, तो इसमें आ जाएगा CONH। सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलिए आते हैं हम लोग, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है भैया? इनमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? अब आपको लग रहा होगा कि सीमेंट में, तो सीमेंट में होता है, मिट्टी में भी, कांच में भी होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, जी हाँ, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ध्यान देना एब्सेंट होता है ना। चलिए नीला थोथा, नीला थोथा के रूप में जानते हैं, किसे जानते हैं? तो कॉपर सल्फेट, जी हाँ, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के रूप में भी जानते हैं। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। चलते हैं हम आगे, खाने का नमक किससे बनता है? तो भैया खाने का जो नमक होता है ना, यह मजबूत क्षार, जी हाँ, मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल से बन जाता है खाने का नमक। साधारण नमक, मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल मिलके ये बन जाता है साधारण नमक। अब मजबूत अम्ल कौन सा होगा? जिसका पीएच मान, देखिए अम्लीय में क्या होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय, तो 7 से जितना कम होगा वो उतना प्रबल होगा, है ना। और क्षारीय में क्या होगा, 7 से जितना अधिक होगा वो मजबूत क्षार होगा। तो सबसे कम मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ये दोनों के मिश्रण से खाने का नमक बन जाता है। चलिए हम आ गए हैं 13 नंबर सवाल पर। जब इनो सुने हैं ना, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? इनो को आप डालिएगा पानी में, गिलास में, तो देखिए पूरा वो भर जाएगा बुलबुला से। होता क्या है उसमें? तो CO2 होता है। क्या होता है भैया? CO2 गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं हम 14 नंबर सवाल पर। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, मैंने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन का मतलब कि वो पुनः अपने स्थिति में आ जाए, ठीक ना, आ जाए। तो हवा में चांदी का बर्तन काला हो जाएगा तो फिर वो वापस सही तो नहीं होगा, नहीं, जो काला है वो तो बेकार होगा ही, है ना। तो भौतिक ये तो होगा। दूध से दही अगर बनेगा तो क्या दही से दूध आप बना देंगे? नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर मोमबत्ती जलता है, देखिए मोमबत्ती के जलने में 2 परिवर्तन होता है, एक भौतिक भी, जो देखिए क्योंकि जल रहा है तो जलने के बाद तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जलने से कुछ मोमबत्ती का जो मोमबत्ती है वो गलता भी है, गल के नीचे, मोमबत्ती के नीचे जमा हो जाता है, उससे फिर आप मोमबत्ती बना सकते हैं। तो जलना में आपको दोनों होता है, भौतिक भी और रासायनिक भी, तो बी भी हो जाएगा, सॉरी सी, हाँ ये बी लिख दिया हूँ लेकिन सी है ये, है ना। मोमबत्ती का जलना होगा और पानी में चीनी का घुलना। अगर पानी में चीनी घोल देते हैं, फिर उस पानी को सुखाते जाइए तापमान बढ़ा के, तो फिर उससे चीनी आप बना लेंगे। तो ये सी और डी ऑप्शन जो है वो सी और डी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल आते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित होती है। किस पर? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। चलिए, मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? अगर देखिए दाढ़ी उड़ी बनाते हैं तो कट जाता है तो फिटकिरी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि खून रुक जाता है। रुक जाता है क्यों भैया? स्कंदन, जी हाँ, स्कंदन प्रोसेस होता है, उससे खून रुक जाता है, जम जाता है ना, रुक जाता है। चलिए 17 नंबर सवाल बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, देखिए रंगीन पदार्थों को अलग करने में होता है, पहचान करने में नहीं होता है, पहचान करने में नहीं, पहचानने के लिए नहीं होता है, अलग करने में। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका सही आंसर हो जाएगा। रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमन में भी नहीं होता है ना, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान देना है, पहचानने में नहीं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा तीनों, अल्फा बीटा गामा तीनों, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जी हाँ, विद्युत मोटर जो होता है क्योंकि विद्युत से चलता है ना, विद्युत मोटर का मतलब कि विद्युत से चल रहा है। अब विद्युत उसको मिलेगा तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल के और फिर उससे अपना काम ले सकते हैं। अब चलिए, फैराडे स्थिरांक, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
फैराडे स्थिरांक, भैया क्या है फैराडे स्थिरांक? तो ये सार्वभौम है, सार्वभौम स्थिरांक है, तो ध्यान देना है 21-20 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा आप नापते हैं एमीटर से, जी हाँ एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। किससे? एमीटर से, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए, बहुत फटाफट अंदाज में हम करा दे रहे हैं आज। पेरिस्कोप या परिदर्शी कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो होता है ना, वह कार्य करता है परावर्तन, जी हाँ प्रकाश के परावर्तन के उस पर कार्य करता है। पेरिस्कोप में आपने देखा होगा, पेरिस्कोप देखे हैं कि नहीं? देखिए पेरिस्कोप ये होता है, ऐसे बना रहेगा, ये है ना, ऐसे रहेगा, यहाँ देखने वाला रहेगा, यहाँ से आप ऐसे देखिए, और ये ऐसे रहेगा, ठीक, ये यहाँ से देखिएगा तो आपको इधर की चीजें दिखाई देंगी, आपको ऐसे नली टाइप का ऐसे बना रहेगा। होता क्या है कि इसमें मिरर लगा होता है, मिरर लगा होता है, ऐसे मिरर लगा रहेगा ना तिरछा, ऐसे मिरर, ये एक मिरर यहाँ, तो यहाँ का जो रिफ्लेक्शन होगा ये इस पर पड़ेगा और इस पर पड़ के फिर आँख पर पड़ता है, तो ये परावर्तन होता है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में की जाने वाली तरंग, टीवी देखे है ना, टीवी सबको ही देखा होगा, तो टीवी का जो रिमोट होता है तो देखिएगा आगे एक उसमें छोटा सा बल्ब लगा होगा, तो कह रहा है कि टीवी की रिमोट में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें का प्रयोग उसमें किया जाता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है भैया? तो अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है ना, और प्रकाश अनुप्रस्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश पूछे तो अनुप्रस्थ और ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य, याद रखना है। चलिए 25वां सवाल, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसको? तो सोलर रेडिएशन को, जी हाँ सोलर रेडिएशन का को मापने के लिए पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई, इस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। लंबाई की न्यूनतम मतलब कि सबसे छोटा लंबाई का इकाई कौन सा होगा इसमें, है ना। आपको मैं दो ऑप्शन दे देता हूं, डी और आपको बी में आंसर कर देना है। राइट आंसर क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हाँ इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं एक चीज़ कह रहा था कि अब हफ्ते में 1-2 दिन मैं थोड़ा साइंस से हटके भी कुछ टॉपिक आपको कराऊंगा ना, क्योंकि रोज अगर साइंस पढ़ेंगे तो बोर आप लोग हो जाएंगे, तो हम हफ्ते में अब कल आपको कुछ दूसरा सब्जेक्ट उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।